अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का पूरा नाम है अपीयरेंसेस बिफोर अदर रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। इट मींस अगर मैं पूरे चैप्टर का रूट में पहले हम डिस्कस करें तो ये क्या कहना चाह रहे हैं और सीएस स्टूडेंट को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो भी सीएस प्रोफेशनल में। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। एक्चुअली हर एक एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को पावर दी गई है कि वो अपने क्लाइंट के केस रिप्रेजेंट कर सके। अब क्लाइंट के केस कहां पर रिप्रेजेंट करें, ये भी बात है। बेसिकली अगर हम कोर्ट्स की बात करें, सिविल कोर्ट की बात करें, क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, तो कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट एन एलिजिबल पर्सन टू रिप्रेजेंट द केस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट्स। लेकिन अब आज के डेट में हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्वाशी जुडिशियल बॉडीज हैं। क्वाशी जुडिशियल बॉडीज मींस जस्ट डीम टू बी लाइक अ कोर्ट के जैसी ही हैं और वहां पे केसेस चलते हैं। तो उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए आप अपने क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि वो कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी और क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज है, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि जब भी हम कोई केस डील करते हैं, जब भी हम अपने क्लाइंट का कोई केस लड़ेंगे, है ना, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो वो इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है कि जब आप अपने क्लाइंट के केस को कहीं पर रिप्रेजेंट करोगे किसी क्वाशी जुडिशियल बॉडी के सामने या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने, तो उस समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, आपको क्या सूझबूझ होनी चाहिए, वो तमाम चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो अगर हम बात करें अपीयर कैसे होना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके अपीयर होना है, आपके पास क्या क्या एविडेंसेस होने चाहिए, किस तरीके से अपीयर होना है, वो सारी चीज इसमें बताई गई है। अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की, तो साथ में सीए इन प्रैक्टिस को भी बहुत सारी जगह अलाउड किया गया है और कुछ जगह ऐसी है जहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मना किया है और खुद पर्सन को ही बोला है कि आप ही रिप्रेजेंट होगे, आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। सॉरी, किसी क्लाइंट को मतलब बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप खुद ही प्रेजेंट होगे केस में। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, जैसे कि अपीयरेंसेस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज और राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज की बात करें तो आपने आज तक बहुत सुना होगा एनसीएलटी, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेंट ट्राइब्यूनल, उसी के साथ सैट, सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स एपेलेंट ट्राइब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज में आ जाती है। जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो रेगुलेटरी बॉडीज है, आरबीआई है, एसएफआईओ है, और उसी के साथ साथ आपने सुना होगा ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। ये तमाम चीजें हमें डिस्कस करनी है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब आप रिप्रेजेंट करने जाओगे, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके यहाँ कंपटीशन एक्ट पढ़ाया जाता है और बहुत डिटेल में दिया जाता है। कंपटीशन एक्ट में काफी कुछ चीजें आपको सिखाई जाती हैं, वो इसीलिए कि प्रोफेशनल में जब आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया जाएगा और उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, जब केस को रिप्रेजेंट करना हम सीख जाएंगे तो इजीली फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको कंपटीशन एक्ट के प्रोविजन सिखाए जाते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे कंपटीशन एक्ट के तहत आप जब सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपने केस को रिप्रेजेंट करोगे तो अपीयर कैसे होना है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में अलग अलग प्रोविजंस हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो आपको किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ट्राई एक्ट, सेबी एक्ट, इनकम टैक्स, कंपटीशन एक्ट 2002 और रेरा। इन सब की नॉलेज, इन सब एक्ट की नॉलेज की प्रोविजन की नॉलेज आपको होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी की। जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो अपने स्टडी मॉड्यूल साथ में रखो और जो अंडरलाइंस मैंने कर रखी है सिर्फ उतना ही आपको कवर अप करना है, उससे ज्यादा आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको चैप्टर को रिवाइज करना है तो आराम से लीड लगाइए और बस चैप्टर को रिवाइज करते जाना। रिवीजन के टाइम पे मैं बोल रही हूँ, बस सुनते जाना, आराम से लेट जाओ और बस कान में लीड लगाओ और सुनते जाओ। और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल तो सभी बच्चों के पास अवेलेबल होता है, स्टडी मटेरियल सामने रखना और सीधा इस चैप्टर को कॉप अप करते जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की एक अहम भूमिका है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब ही होता है जो कि लॉ का कंप्लायंसेस करते हैं, जिनको लॉ की नॉलेज होती है। ओके, एंड उसी के साथ कंपनी सेक्रेटरी को एक मीडिएटर बोला गया है, किस किस के बीच में, कंपनी के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, डिबेंचर होल्डर के बीच में, शेयर होल्डर के बीच में, डिपॉजिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट। इट मींस कंपनी सेक्रेटरी एक मीडिएटर का रोल भी प्ले करता है कंपनी और वेरियस पर्संस के बीच में। एक तो ये बात हुई। इट मींस यहाँ पे इन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सिर्फ जो है कंप्लायंस ऑफिसर के साथ साथ कुछ और चीजें भी करता है।
कंप्लाइंस ऑफिसर के साथ साथ और क्या क्या चीजें करता है वो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैज रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ सीएस एज कंप्लाइंस ऑफिसर एंड एज ए नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट। उसी के साथ साथ इन्हें एक और चीज बोली गई कि कंपनी सेक्रेटरी अपीयर भी होगा एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनसीएलटी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम अथॉरिटीज एंड वेरियस अदर ट्राइब्यूनल्स। ये सब इन्होंने डिस्कशन किया। उसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम अपीयर होना यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय द क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज। क्वाशी सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट, और क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश करने का सबसे मेन तात्पर्य यही था कि जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं ऑलरेडी ओवरबर्डन है, सो मेनी केसेस आर पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश किया गया है। और क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज जो एस्टेब्लिश हुई उससे सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो मेन काम ये हुआ है कि बेसिकली जितने भी डिस्प्यूट्स थे, जो भी डिस्प्यूट्स हमारे यहाँ चलते थे वो बहुत लेंदी टाइम लगता था उसको खत्म होने में, लेकिन अब जब से क्वाशी जुडिशियल बॉडीज आई तो एक तो सिविल कोर्ट का बर्डन कम हो गया, उसी के साथ साथ जितने भी हमारे कमर्शियल केसेस थे, कॉर्पोरेट केसेस थे, वो समअप जल्दी होने लगे, वो खत्म जल्दी होने लगे। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड प्रोसेस सेटअप कर दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, क्वाशी जुडिशियल बॉडीज आर एस्टेब्लिश्ड टिपिकली क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स सच एज सिक्योरिटीज के लिए अलग कर दिया। सिक्योरिटीज की बता सकते हैं क्वाशी जुडिशियल बॉडी कौन सी? कौन बच्चा बताएगा? सिक्योरिटीज के लिए क्वाशी जुडिशियल बॉडी कौन सी है? कौन बताएगा? सेबी एंड द अपीलेंट बॉडीज सैट। उसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्राई, रियल एस्टेट के लिए रेरा और रीट है। रेरा आपकी बॉडी है, रेरा रेगुलेटरी बॉडी है, और रेरा से अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो रीट के पास जा सकते हैं। ग्रुप 2 के अंदर ECIPL में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। एग्जाम्पल ऑफ क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज इन इंडिया इज सेबी, टेलीकॉम अथॉरिटी, ट्राई एंड रेरा। These authorities granted power to regulate and enforce compliance with law related to their respective industries. उसी के साथ साथ इनके पास ये भी पावर होती है कि ये कुछ पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं। आगे अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस, मैं यहाँ पे आपको जनरल गाइडेंस बताऊंगी। वैसे तो अथॉरिटी टू अथॉरिटी वेरी करती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जनरल गाइडेंस की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है आपको अपने केस को प्रिपेयर करना है। आप केस को कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको आपको रिव्यू करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या लीगल इशू है, आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं कि मैं क्या क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर मैं प्लांटिफ की साइड से हूँ तो मुझे क्या आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन क्या करना है, क्रॉस क्वेश्चंस सामने विटनेस से क्या पूछने हैं, क्या क्या एविडेंसेस देना है, सपोर्ट में अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द केस। अब दूसरा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल का मतलब होता है जिसको एक्सपीरियंस है रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स बिफोर द स्पेसिफिक रेगुलेटरी और क्वाशी जुडिशियल बॉडी। लीगल काउंसिल कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस, ये एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपको देता है, रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन द प्रोसीडिंग। फिर उसके बाद अब तीसरा स्टेप आता है कंप्लाइंसेस एंड विद प्रोसीजरल रूल्स। यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है कि आपको सारे प्रोसीजरल रूल्स कंप्लाई करने हैं, डेडलाइंस जो है वो ध्यान रखनी है। और अगर आप कंप्लाइंसेस नहीं करते, फेल हो जाते हो, तो इसके लिए आपको जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि आपका केस जो है ना, अगर आपने कंप्लाइंसेस पूरे नहीं किए तो आपका केस डिसमिस किया जा सकता है। इट मीन्स आपका केस डिसमिस हो सकता है। कंडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो तहजीब है, जो कि रिस्पेक्टफुल में आपको चीजें आर्ग्यू करनी है, बातचीत करनी है। उसी के साथ जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे भी यहाँ पे बोला इन्होंने कहा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली एंड कंसाइजली। ड्राफ्टिंग में ये शब्द बहुत जगह यूज किया जाता है कंसाइज मैनर में। आपने नोटिस भी किया होगा पर्सनली कि जैसे मान चलिए आप किसी को कोई बात बता रहे हो और आप उसे बताते बताते इतना ज्यादा पका रहे हो, उधर से ये वो ऐसी वैसी पता नहीं क्या क्या चीजें बता रहे हो, तो उससे सामने वाला इंसान क्या है कि बहुत बुरी तरीके से पक जाता है। लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप उस केस को कंसाइसली, प्रिसाइसली और एडिक्वेटली अगर उसे एड्रेस करो तो सामने वाले को सुनने में भी मजा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल आप बताए जा रहे हो लेकिन चीजें समझ ही नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगली चीज ध्यान रखनी है कि बहुत शॉर्ट में, समराइज फॉर्म में, और आपको जो एडिक्वेटली ड्राफ्ट करना है ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें अपनी बता सको।
ज्यादा समय में ज्यादा चीजें बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दिक्कत आनी आनी है। उसी के साथ साथ आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और अगला हमारा है कंप्लायंसेस विद ऑर्डर्स। अगर किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, अगर किसी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी ने आपको क्लाइंट को कोई भी आदेश दिया है, तो इट्स अ मैंडेटरी पार्ट कि आपको उस ऑर्डर को, उस डायरेक्शन को पालन करना है। अगर आपने वो डायरेक्शन का पालन नहीं किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि आपके ऊपर फाइन और पेनल्टीज इंपोज होंगी। फिर से देख लीजिए मैंने क्या बोला, इसकी वजह से आपके ऊपर जो मेन प्रॉब्लम आएगी दैट इज द फाइन एंड पेनल्टीज। इट मीन्स आपको फाइन और पेनल्टीज पे करने पड़ सकते हैं अगर आपने इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा। उसी के साथ साथ फिर आगे कहते हैं कि सबसे मेन चीज है कि ये जो गाइडेंस है ना, एक्सपीरियंस ऑफ लीगल काउंसिल कैन हेल्प एंश्योर सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो आपकी जो लीगल गाइडेंस होती है उसके थ्रू क्या हो जाता है कि जो रिजल्ट है ना वो फ्रूटफुल आता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन जब गाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिजल्ट्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहते हैं। अब हम अगली तरफ बढ़ेंगे। 5 पॉइंट जो हमने पढ़े क्या क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला इसने कंप्लायंसेस विद ऑर्डर्स की बात करी। चौथा पॉइंट द कंडक्ट ड्यूरिंग हियरिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, complies with procedural rules, appointment of legal counsel and preparation of the case. These are the 5 points which have to be considered at the time of appearing before the authority to address the cases. ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। और राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि ये लीगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। हमारा भारतीय संविधान भी हमें अधिकार देता है कि आप अपने केसेस को किसी भी एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू अपने केस को रिप्रेजेंट करवा सकते हो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये आपका अपना राइट है जो कि आपको भारतीय संविधान ने एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन दिया है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन कई वजह होती है जिसकी वजह से लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू एंश्योर लीगल प्रोसीडिंग आर फेयर एंड जस्ट एंड बैलेंस पावर डायनेमिक बिटवीन पार्टीज इन पर्टिकुलर। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन टू एंश्योर दैट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड एंड एडवांस्ड। उसी के साथ साथ आगे इन्होंने बोला दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केसेस वेयर फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आर स्टेक। इसका मतलब आप अपने केस को किसी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा कितना बड़ा क्रिमिनल केस था जब एक आतंकवादी इंडिया में जिंदा पाया गया था जिसने बॉम्बे ब्लास्ट का पूरा बम ट्रांसप्लेंट्स करे थे और फायरिंग वगैरह करी थी। तो आपको याद होगा कि ऐसी स्थिति में वहां पर क्या किया गया था कि बेसिकली राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर एट अ स्टेक। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि उसको भी, हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी है कि उसको भी अपना केस को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था। उसी के साथ साथ अगर हम कंक्लूजन में इसे कंक्लूड करें तो यहाँ पे बोला गया है कि इन कंक्लूजन द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज इंश्योर्ड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसको आप छीन भी नहीं सकते। अब हम बात करेंगे अपीयरेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में जगह जगह पर अलाउड किया है कि आप अपने केस को रिप्रेजेंट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, केस का रिप्रेजेंटेशन करना होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का काम नहीं है। केसेस जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो पीसीएस के द्वारा किए जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 432 की। अगर 432 की बात करें तो डीलिंग विद राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन इन विच इज दैट एप्लीकेशन और द अपीलेंट अथॉरिटी में आइदर अपीयर इन पर्सन और ऑथराइज, या तो खुद से जा सकते हैं अगर अलाउड है तो, या फिर आप अपने किसी प्रोफेशनल को अपीयर करने के लिए बोल सकते हो। अब प्रोफेशनल में भी सीए, में भी सीएस, में भी सीएमए एज अ प्रैक्टिसिंग, और एनी ऑफिसर टू रिप्रेजेंट इट्स केस इन बिफोर ट्राइब्यूनल, अपीलेंट ट्राइब्यूनल अंडर कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट की कुछ स्थिति ऐसी भी मैं बता देती हूँ जहां पर इन्होंने कहा कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर रेगुलेटरी क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज। These appearances may be required in context of compliance. A person may be required. A person मतलब it means आपको legal representative की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही जाकर अपने केस को टैकल करेंगे, such as investigation, inspection, adjudication of disputes, etc. अब हम कुछ की प्रोविजंस पढ़ेंगे और कंपनी एक्ट के अंदर जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है दैट इज द हमारी आरओसी। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारे सामने आती है वो क्या है, हमारी आपकी आरओसी है। तो आरओसी की अपीयरेंस बिफोर द आरओसी, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस बिफोर द आरओसी। तो आरओसी यू नो वेरी वेल, आरओसी इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो कि एंटायर कंपनी एक्ट को रेगुलेट करती है।
और आरओसी के सामने अगर आपको रिप्रेजेंट करना है वेरियस कंप्लाइंसेस मैटर्स लाइक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अदर डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन, ये सब करने के लिए। फिर बात करते हैं हम एनसीएलटी की। एनसीएलटी इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी, क्वाशी जुडिशियल बॉडी ट्राइब्यूनल से। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई कंप्लेंट है आपको कंपनी या कंपनी के अफेयर से, तो आप अपने केस को किसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं? एनसीएलटी के सामने, इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीडिंग सच एज, जैसे कि मर्जर है, एक्विजिशन है, अप्रूवल है, इंसॉल्वेंसी है, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स हैं, एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर हम बात करते हैं एसएफआईओ की, अपीयर बिफोर द एसएफआईओ। एसएफआईओ कहाँ पे आता है? आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन 206 से लेके सेक्शन 229 के जो प्रोविजंस है वो एसएफआईओ से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जितने भी एसएफआई होते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है, जब भी कभी सीरियस केसेस हो जाते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसएफआईओ को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे empowered to investigate the cases of fraud and financial irregularities related to company, तो parties may be required to appear before SFI in connection with the investigations। तो वहाँ पे बुलाया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी कई बार बुलाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेबी की। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ओवरसी करती है सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, एंड ये चेक करती है कि जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट है उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन की जाए। तो कंपनी एंड इंडिविजुअल्स में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर सेबी इन कनेक्शन विद वेरियस कंप्लायंसेस और एनफोर्समेंट मैटर्स, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, मार्केट मैनिपुलेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। कंपनी एक्ट के अंदर जैसे कि मैंने बताया ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे इन पर्सनली आप खुद भी जाकर अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो नीड टू अपॉइंट एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसी के साथ साथ बच्चों आगे हम बढ़ेंगे ट्राई के। ट्राई आपका है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात और कमाल की बात ये है, इन्होंने भी ऑथराइज किया है हमारे कंपनी सेक्रेटरीज टू रिप्रेजेंट हिज केस, रिप्रेजेंट हिज और इट्स केस बिफोर अपीलेंट ट्राइब्यूनल। और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को बोला गया है कि आप अलाउड हो ट्राई के सामने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्राई की अगर मैं बात करूँ, टेलीकॉम अथॉरिटी जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो कि ट्राई एक्ट के तहत एस्टेब्लिश की गई थी, और यहाँ पे अगर कोई भी केस चलता है तो आप एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ की प्रोविजन रिलेटिंग टू अपीयरेंस अंडर ट्राई। अब वो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपीयरेंस बिफोर ट्राई इन टैरिफ रिलेटेड मैटर्स। अब ये टैरिफ रिलेटेड मैटर्स क्या हो सकते हैं? जैसे मान के चलिए मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है और मेरा क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे कट गए, मतलब मेरे हर महीने पैसे डिडक्ट हुए जा रहे हैं। मैंने कॉल सेंटर को कॉल मिलाया, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स ऑफ द कॉल सेंटर नॉट टू सॉल्व माई क्वेरी, देन आई एम गेटिंग सो डिससेटिस्फाइड। सपोज हमारी कोई कॉर्पोरेट प्लान है और जिसमें अच्छा खासा पैसा जाता है, बहुत बड़ा अच्छा खासा अमाउंट हमारा जाता है, अननेसेसरी उन्होंने हायर चार्जेस पे करने पड़े या हमारे रोमिंग चार्जेस बहुत एक्स्ट्रा लग गए थे। इन दैट सिचुएशन कॉर्पोरेट क्लाइंट एंड इज नॉट सेटिस्फाइड, उनके अंडर में हजार कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कॉर्पोरेट प्लान में अपने क्लाइंट को भी बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आपको कंपनी की तरफ से ही फोन मिलेगा, आपको पूरा खर्चा कंपनी चलाएगी। तो ऐसे सपोज करिए कंपनी के पास 1000 कनेक्शन है, तो वो 1000 कनेक्शन के जो एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पे चार्ज कर लिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने। तो ऐसी स्थिति में आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू केस को क्या करवा सकते हो? रिप्रेजेंट करवा सकते हो इन फ्रंट ऑफ ट्राई। दूसरा हमारा आता है अपीयरेंस बिफोर ट्राई इन कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स, लाइक जैसे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस है, आपने कनेक्शन ले रखा है, आप काफ़ी अच्छे चार्जेस पे करते हो, बट स्टिल आपका जो फ़ोन है ना बार बार कट जाता है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, बिलिंग डिस्प्यूट्स, एक्स्ट्रा बिल बना के दे रखा है, या कोई भी कंप्लेंट्स है, और उस केस में भी आप ट्राई के सामने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा हमारा पॉइंट जो आ जाता है अपीयरेंस बिफोर ट्राई इन लाइसेंसिंग रिलेटेड मैटर्स। कई बार क्या होती है, ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अब जैसे कोई कंपनी है, एयरसेल कंपनी है, एयरसेल कंपनी का लाइसेंस जो है ट्राई ने रद्द कर दिया और एयरसेल बड़ी दुखी हुई, वो कहने लगी कि आपने मेरा जो लाइसेंस है वो क्यों रद्द किया। तो उन्होंने क्लाइंट के अपने 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 लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया और ट्राई के सामने अपने केस को रिप्रेजेंट कराया। तो ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग लाइसेंस के केस में भी आप क्या कर सकते हो, ट्राई के सामने अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्या मैं अगले टॉपिक की ओर चलूं? अगले टॉपिक की ओर बढ़ूं? चलिए जी, तो अब हम जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये हमने ट्राई का डिस्कशन किया।
In conclusion, under TRAI Act, parties may be required to appear before TRAI in various proceedings relating to regulation, telecommunication industry in India. It is important to comply with these requirements and seeks to legal advice and representation as necessary to protect the interest of consumer. अब हम बात करेंगे सेबी एक्ट 1992 की. किसने नहीं सुना सेबी? जो बच्चा सीएस प्रोफेशनल में उसने सेबी बहुत बार सुना है. तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि सेबी ने कोई पेनल्टी इंपोज कर दी कंपनी पर, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कंपनी क्या होती है, डिससेटिस्फाइड होती है. तो लाइक कई बार क्या होता है कि कुछ कंप्लाइंसेस मैटर्स भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन मैटर्स भी होते हैं कि सेबी के पास बड़ी सारी पावर्स हैं. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एपेलेंट आइदर टू अपीयर इन पर्सन और ऑथराइज वन और मोर पीसीएस और सीए और सीएमए और लीगल प्रैक्टिशनर, अपने केस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सैट के सामने, सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्राइब्यूनल. उसी के साथ साथ यहाँ पे सेबी का फंक्शनिंग सभी बच्चे जानते हैं, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट, इन्वेस्टिगेट एंड एनफोर्समेंट एक्शंस अगेंस्ट कंपनीज. उसी के साथ साथ यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो सेबी है वो बहुत सारे मैटर्स को लेके कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है. कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है. तो यहाँ पर भी इन्होंने पावर दी है. उसी के साथ साथ बच्चों अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं. अब इन्वेस्टिगेशन सेबी किस पॉइंट को लेके इन्वेस्टिगेट करती है वो भी ज़्यादा समझते हैं. अगर इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि सेबी के पास ये भी पावर है कि अगर कोई भी कंपनी मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है, फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सेबी जो है इन्वेस्टिगेट करती है और अपने एविडेंसेस के लिए बोलते हैं कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, और अगर हम एक्शन ना लें तो इसके लिए आपके पास क्या एविडेंसेस है वो एविडेंसेस लेके पहुंच जाइए. उसके साथ अपीयरेंसेस बिफोर सेबी इन एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स, पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट. इन दिस कंटेक्स्ट सेबी में रिक्वायर पार्टीज टू अपीयर बिफोर इट प्रोवाइड एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स. उसी के साथ थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े तो अपीयरेंस बिफोर सेबी इन अपील्स. अब यहाँ पे जो है ये भी बोला है कि प्रोवाइड्स फॉर अपील अगेंस्ट सेबी ऑर्डर्स टू सैट. तो वहाँ पे अगर सेबी के ऑर्डर से कभी भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधा जो है सैट जाता है, और सैट के ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट. इन दिस कंटेक्स्ट पार्टीज में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर सैट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड एविडेंसेस आर्ग्यूमेंट्स इन कनेक्शन विद द अपील्स. उसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. अपीयरेंसेस अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. अब मुद्दा ये उठता है कि कॉम्पिटिशन एक्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है. कॉम्पिटिशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फेयर कॉम्पिटिशन. अगर किसी तरीके का कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो जिसका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडिया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है. तो इसलिए अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन जो है वो एक्शन लेती है. अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन कैसे लेती है? जैसे मान के चलिए दो कंपनी का आपस में मर्जर होना है. अगर दो कंपनी आपस में मर्ज करनी है तो वो मर्जर हो नहीं सकता जब तक कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से आप अप्रूवल नहीं ले लोगे. अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको अप्रूव कर देगी तो ही जाके आपका मर्जर अमालगमेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मर्जर अमालगमेशन पॉसिबल है ही नहीं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो सम ऑफ द की प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपीयरेंस बिफोर कॉम्पिटिशन एक्ट, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि अपीयरेंस बिफोर सीसीआई इन कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन मैटर्स. मान के चलिए सीसीआई के पास पावर है इनिशिएट लेने की, क्या, इन्वेस्टिगेशन. क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं भैया? उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंपनी एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज बना रही है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कर रही है जिसका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडिया, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेते हैं. अपीयरेंसेस बिफोर सीसीआई इन कॉम्बिनेशन मैटर्स. अब कॉम्बिनेशन मैटर्स क्या है? ये कि जैसे कि दो कंपनी का आपस में मर्जर हो रहा है और दो कंपनी का जो मर्जर हो रहा है उस मर्जर के होने से इंडियन मार्केट पे कंपटीशन में कोई इंपैक्ट आएगा. तो यहाँ पे भी सीसीआई के पास पावर है रिव्यू द मर्जर एक्विजिशन अदर फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन. और एक बात और बताती हूँ, मान के चलिए अगर किसी का कोई मर्जर हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, तो मर्जर होने के बाद भी सीसीआई के पास पावर है कि अगर वो किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव अगर वो किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव या गलत तरीके से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया करते हैं तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ भी सीसीआई के पास पावर है कि वो वापस से उनके मर्जर को खत्म कर सकती है और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है. ठीक है बच्चों.
अब आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस बिफोर सीसीआई इन अपील एंड रिव्यू मैटर्स. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रोवाइड्स अपील अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर टू एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपील एंड ट्राइब्यूनल. सो एनसीएलटी में ही अपील फाइल होती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी. एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिस कंटेक्स्ट पार्टीज में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड द एविडेंसेस. अब कई बार उदारता के प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया जाता है. कॉम्पिटिशन एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स for a leniency program to encourage companies individuals to come forward disclose anti competitive practices. मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया खुद से ही बोलती है, उदारता दिखाती है खुद से कि अगर आपने कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कर रखा है या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आप कैरी ऑन कर रहे हैं तो खुद से ही बता दो. तो यहाँ भी ये कहीं ना कहीं क्या बोलती है, सीकिंग लीनियंसी में रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर सीसीआई. खुद ही अपने मैटर्स को लेके सीसीआई के सामने पेश हो जाओ. इससे लीनियंसी का मतलब होता है उदारता. तो यहाँ पर भी आप अपने कंपनी सेक्रेटरी को भेज सकते हो, आप लीगल एडवाइस ले सकते हो रिप्रेजेंटेशन की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं. नहीं तो कल को क्या होगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हमें क्या लेगी, हमारे अगेंस्ट एक्शन लेगी. उसी के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी एज एक्सपर्ट a party may call upon expert from fields of economics, commerce, international trade or any other discipline to provide expert opinion in connection with related cases. तो यहाँ पे ये भी पावर दी गई है कि कंपनी सेक्रेटरी एक्सपर्ट प्रोफेशनल होता है तो उससे बहुत सारी एडवाइजेस भी ली जाती हैं. ये थी हमारी अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात. अब इसके बाद हम थोड़ा सा फिर और आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे अपीयरेंसेस अंडर रेरा एक्ट. रेरा एक्ट की अगर हम बात करें तो रेरा एक्ट पिक्चर में क्यों आया, पहले ये समझते हैं कि रेरा एक्ट के आने के पीछे की वजह क्या थी. रेरा एक्ट क्यों आया, तो रेरा एक्ट के आने के पीछे की वजह थी कि जितना भी आपका रियल एस्टेट है उसमें बहुत फ्रॉड होते थे, मैल प्रैक्टिसेस होती थी, बैड प्रैक्टिसेस होती थी, कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग होती थी. एक पर्टिकुलर स्पेस दिखाया कि यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, हम यहाँ पे फ्लैट्स बनाएंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, अलग करेंगे, बला करेंगे, और पैसा लिया और उसके बाद गए. फिर कभी आए नहीं, बताया ही नहीं कि क्या कहानी है, कैसे है, क्या बनेगा. तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड जब होने लगे तो प्रमोटर के अगेंस्ट, मतलब जो बिल्डर है या जो डेवलपर है उनके लेकर जब बहुत सारे केसेस कोर्ट में गए तो फाइनली 2016 के अंदर एक एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसका नाम रखा गया रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2016 और इसके तहत एक्शन लेने की बात करी गई. तो अगर हम बात करें, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग डेवलपमेंट करना है, उससे पहले आपको रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रेरा से रजिस्ट्रेशन करा के अपना एक यूनिक नंबर लेना होगा, और अगर आप यूनिक नंबर नहीं लोगे तो आप प्रोजेक्ट चला ही नहीं सकते. तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन कराने की फॉर्मेलिटी है ये भी कंपनी सेक्रेटरी करते हैं. तो कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ भी एक अच्छा स्कोप है कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप देखते हो दिल्ली एनसीआर, और आजकल तो छोटे छोटे सिटीज़ में भी कल्चर आ गया है कि थोड़ा सा सोसाइटीज़ की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ और वहाँ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और बहुत सारी कॉमन चीज़ें देख के और सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी छोटी छोटी सिटीज़ में भी अब ये कॉन्सेप्ट आ गया. तो उनका ना रजिस्ट्रेशन, जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है. तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो आप जो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो वो किसकी मदद से ले सकते हो, तो उसके लिए आपका पीसीएस मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, सीए या सीएमए, ये लोग जो है अपना कंपनी सेक्रेटरी होल्डिंग अ प्रैक्टिस कैन अपीयर अपीलेंट ट्राइब्यूनल और रेगुलेटरी अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट और अपीलेंट एज द केस मे बी. अब देखिए यहाँ पे तो कंपनी सेक्रेटरी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है. सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का काम करा सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने प्रमोटर के लिए. दूसरा, अगर रेरा ने कोई एक्शन ले दिया, मान के चलिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आपको प्रोजेक्ट खराब कर दिया, तो उसके अगेंस्ट आप रीट जा सकते हो और रिप्रेजेंट अ पर्सन बिफोर एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. अब हम यहाँ पे कुछ की प्रोविजंस ध्यान में रखेंगे जब हम रेरा के सामने केस को रिप्रेजेंट करेंगे. पहली चीज ध्यान में रखा होगा
कि जो एग्रीव पार्टीज है, एग्रीव पार्टी जो है जिसने रेरा प्रोवाइड्स फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय एग्रीव पार्टी अगेंस्ट रियल एस्टेट डेवलपर एंड प्रमोटर्स फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट पार्टी में रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर रेरा। रेरा ने क्या किया, एक्शन लिया है क्लाइंट के अगेंस्ट, जिसके क्लाइंट के आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके अगेंस्ट एक्शन लिया कि उसने कुछ नॉन कंप्लायंसेस करे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। तो उसका जवाब देने के लिए आप क्या करते हो, parties in this context parties may be required to appear before RERA. Appearance before RERA in registration matters. So RERA provides registration of real estate projects by developer and promoter. In this context party may be required to appear before RERA. उसी के साथ रजिस्ट्रेशन की पॉइंट्स तो मैंने आपको पहले बताए थे। अपीयरेंस बिफोर रेरा इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैटर्स। Dispute resolution matters means what? RERA provides for resolution of disputes relating to real estate projects by RERA. In this context, appear before RERA to provide evidence and arguments. है ना, तो डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है किसी पॉइंट को लेके तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए। अपीयरेंस बिफोर अपीलेंट ट्राइब्यूनल इन अपील मैटर्स। रेरा प्रोवाइड्स फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेरा। तो रेरा के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है तो रीट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम किसकी मदद ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की मदद से ही केस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की। अपीयरेंस अंडर द आरबीआई। अब यहाँ पे ना क्रूशियल रोल है कि आपको जो कंप्लायंसेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो अंडरस्टैंड द प्रोविजन, फैमिलाइज योरसेल्फ विद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ आरबीआई, रिक्वायर अपीयरेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन है या रजिस्ट्रेशन कराने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस की यहाँ पे बात करी। प्रिपेयर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, गैदर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स और जो भी मैटर्स है वो सारा कलेक्ट करके ही आपको कंप्लायंस रिपोर्ट वगैरह लेके वहां पे पेश होना है। कंसल्ट विद इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एंगेज विद रेलेवेंट इंटरनल स्टेक होल्डर्स सच एज कौन कौन, सीनियर मैनेजमेंट, लीगल टीम, कंप्लायंस डिपार्टमेंट, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करनी है। Engage legal counsel if necessary. Depending on the complexity of the matters and potential legal implication, it may be advisable to seek guidance from legal counsel, experienced RBI related matters. उनसे आप हेल्प ले सकते हो। Prepare for appearances. अब आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस मुद्दे पे मुझे आरबीआई के सामने पेश होना है। उसी के साथ मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ये भी बताया कि आप जब वहाँ पे पेश होगे तो एक बात चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ड्रेस कोड, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम पे आपको पहुंचना है, अपने केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपको डायलॉग्स एंड प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कंप्लाई विद आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, फॉलो एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई रिगार्डिंग द अपीयरेंसेस। Facilitate communication. As a company secretary, play a crucial role in facilitating effective communication between organization and the RBI. Take note and maintain record. Keep detailed records of discussions, decisions, outcomes of the appearances. Follow up and the compliances. आगे ये भी कहा, after appearance collaborate with internal stakeholders, address any follow up actions जो भी लेने RBI से वो भी। उसके साथ साथ हम बात करते हैं आगे ईडी की। ईडी का मतलब क्या है? ईडी इज अ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कंपनी सेक्रेटरी में भी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर ईडी। अब ईडी कहाँ पर आती है? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आती है, फाइनेंशियल ऑफेंसेस के केस में आती है, इकोनॉमिक क्राइम्स के केसेस में आती है। तो कंपनी सेक्रेटरी का क्रूशियल रोल है कि कंप्लायंस रिलेटेड और जनरल गाइडलाइंस विच आर एप्लीकेबल अपीयरेंस अंडर आरबीआई सेम। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ईडी के सामने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे अपीयरेंसेस बिफोर द स्टॉक एक्सचेंजेस। कई बार क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के सामने इसलिए रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने कंपनी को कि हमें कोई कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई इंक्वायरी करनी है उस चीज को लेके। उसी के साथ साथ जनरल गाइडलाइंस विच आर एप्लीकेबल टू अपीयरेंस अंडर आरबीआई ईडी आर द सेम एज अपीयरिंग बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आईपीआर अथॉरिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स जो होते हैं उसकी अथॉरिटी के पास भी आप जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसके लिए। उसके बाद एपेलेंट अथॉरिटीज अंडर द कंपनी एक्ट। एपेलेंट अथॉरिटी में सबसे पहली एपेलेंट अथॉरिटी है आपकी एनसीएलटी। एनसीएलटी का गठन किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 408 के तहत और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। उसके साथ साथ इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट होते हैं, सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी। एनसीएलटी इज द प्रिंसिपल एपेलेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013 और ये जितनी भी अपील्स है, अपील जो आपकी एनसीएलटी के अगेंस्ट सारी अपील्स देखती है। और उसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे सेक्शन 410 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एनसीएलटी को, नॉन एज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल. Tribunal consisting chairperson or such other judicial and technical members as central government may deem fit. और आगे का ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल और द नफरा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी डायरेक्शंस वगैरह अगर इशू करती है तो यहाँ एनी पर्सन अगर कोई भी एग्रीड होता है ट्राइब्यूनल के आदेश से तो मे प्रीफर एन अपील टू अपीलेंट ट्राइब्यूनल. एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज. अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास 45 डेज के अंदर जा सकते हो. कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की भी बात करिए कि अगर आप 45 डेज के अंदर, ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, अगर 45 डेज के अंदर आप अपने केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो उसके बाद भी जा सकते हो, लेकिन आपके पास सफिशिएंट कॉज होना जरूरी है. अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इट इज एन इनहेरेंट एंड एब्सोल्यूट चॉइस ऑफ द अथॉरिटी. उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े इसमें तो फिर हमने देखा अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और 423 ऑफ कंपनी एक्ट. एनी पर्सन एग्री बाय एन ऑर्डर ऑफ अपीलेंट ट्राइब्यूनल मे फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल. हम बात करते हैं बच्चों रीजनल डायरेक्टर की. रीजनल डायरेक्टर इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द सीजी अंडर कंपनी एक्ट. आरडी के पास भी अपील हियर करने की पावर है, किसके डिसीजन के अगेंस्ट? आरओसी के. विच इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट. एंड RD supervise the working of offices of ROC and OL also, जो different locations में. उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे CLB की, CLB अब आज के डेट में है नहीं, वो सारी पावर CLB की CLB एक्चुअली कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करता था, उनकी सारी पावर ट्रांसफर कर दी NCLT और NCLT को. अब अगर हम बात करें सेबी की, अपीलेंट ट्राइब्यूनल क्या है तो सैट है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो. और सैट में जो है ना किस किस की अपील लग सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेट में IRDA की अपील लग सकती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. आप अपील कहाँ कर सकते हो? सेट में. अगर कोई एन अपील टू सेट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन एग्री बाय ऑर्डर पास बाय सेबी और इट्स ऑफिसर्स, तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो नेचुरल जस्टिस किया जाता है. नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि कोई भी डिसीजन देने से पहले आपको अपनी बात कहने का प्रॉपर मौका दिया जाएगा. अब इसका प्रोसीजर क्या है सेट में अपील फाइल करने का? सबसे पहली बात 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द सेबी. उसी के साथ सर्विस ऑफ नोटिस. वंस अपील इज फाइल्ड सेट विल सर्व नोटिस टू सेबी के पास भी भेजती है और उसके ऑफिसर्स के पास भी. उसके बाद हियरिंग होती है बच्चों, और हियरिंग के बाद होता है डिसीजन. हियरिंग के बाद होता है इसका डिसीजन. अपीलेंट अथॉरिटीज अंडर इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है CIT, और उसके बाद अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है देन अपीलेंट ट्राइब्यूनल इज ITAT. ITAT भी एक जुडिशियल बॉडी है. उसके बाद आती है सीधे के सीधे हम हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद है सुप्रीम कोर्ट. ना तो हाई कोर्ट में CS जा सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में CS जा सकता है. अपीलेंट अथॉरिटीज अंडर कंपनी एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी एक्ट की जितनी भी अपील्स लगती हैं या तो NCLT, हाई कोर्ट एंड देन लास्ट में क्या है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद बच्चों यहाँ पे जितने भी केसेस है ये सारी केस स्टडीज है, ये तो जस्ट सेल्फ रीड कर सकते हो आप, और यहाँ आके हमारा एक चैप्टर भी क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है. जो कि अपीयरेंसेस को लेके थी ये जस्ट रीड आप कर सकते हो, जितनी भी केस स्टडीज हैं ये जस्ट रीड करनी है, और यहाँ आके हमारा एक चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. अपीयरेंसेस बिफोर अदर रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज.